गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। जैसे कि आप सभी को पता है, जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी वो हमारे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो यूनिट दी हुई है यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर, उसके जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उसका मैंने रिवीजन करवा दिया था। तो आज हमारी जो यूनिट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो कंप्लीट हो गई है। ओके, तो आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे। और साथ में जो क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर तीसरे साल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है कि व्हेन द डिप्लोमेसी एंड्स वार बिगिंस। ये स्टेटमेंट किसकी है? वार बिगिंस, हु सेड दिस? तो पहला इसका ऑप्शन दिया हुआ है अडोल्फ हिटलर, नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट, नेक्स्ट है हैंस जे मोर्गन्थो, नेक्स्ट है माओ सेतुंग। तो इसका आंसर होगा हिटलर, क्योंकि जो हिटलर थे वो वैसे डिप्लोमेसी में ही बिलीव करते थे, और उनका मानना था कि जब डिप्लोमेसी एंड होती है वहाँ पे वार स्टार्ट होता है। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी वो एक इंसल्ट थी जर्मनी के लिए। तो हिटलर है, उन्होंने बहुत डिप्लोमेसी से ट्राई किया, जब नहीं हो पाया तो वार लाइक लास्ट रिजोर्ट था उनके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ रिवॉल्यूशन दिए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग करना है हमें। तो ये कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, उसके बाद ये रिवॉल्यूशंस हैं जो उस कंट्री से एसोसिएटेड है। तो पहला है वेलवेट रिवॉल्यूशन, सेकंड ऑरेंज, थर्ड कार्नेशन रिवॉल्यूशन, फोर्थ है अगस्त रिवॉल्यूशन। कंट्रीज़ दी हुई हैं यूक्रेन, पुर्तगाल, वियतनाम, कैजोसोल्विया। तो हमें इनका मैच करना है। तो पहला है वेलवेट रिवॉल्यूशन, ये हमारा एसोसिएटेड है कैजोसोल्विया से। नेक्स्ट है हमारा ऑरेंज रिवॉल्यूशन, ये यूक्रेन से है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यूक्रेन बहुत दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कार्नेशन रिवॉल्यूशन, ये पोर्तगाल से है। उसके बाद अगस्त रिवॉल्यूशन, ये वियतनाम से है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा ऑप्शन 4, ए का 4। ओके, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये रिवॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें मतलब एक दो भी अगर याद होंगे तो हम मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज माय पेन। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट थिंकर टू यूज द टर्म सुपर पावर। इनमें से कौन सा थिंकर ऐसा है जो जिसने सुपर पावर टर्म का यूज किया था? पहला ऑप्शन है हमारा हैंस जे मोर्गन्थो, नेक्स्ट है विलियम फोक्स, नेक्स्ट है ई एच कार, देन रॉबर्ट कॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम फोक्स है, इन्होंने सुपर पावर वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, 1944 के अंदर। और उन्होंने सुपर पावर को डिफाइन किया था लाइक ग्रेट पावर प्लस में ग्रेट मोबिलिटी भी हो, उसके पास मोबिलिटी ऑफ पावर हो। और उस टाइम पे उन्होंने 3 सुपर पावर बताई थी, एक ब्रिटिश एम्पायर बताया था, एक यूएसएसआर बताया था, और एक नेक्स्ट है हमारा यूएसए, जो इन्होंने उस टाइम पे सुपर पावर बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमारी जो ये कुछ इवेंट्स दी हुई हैं, इनका क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। ठीक है, पहला है न्यूरम्बर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने वो डाले हैं जो आ चुके हैं, इसलिए हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यूरम्बर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स। नेक्स्ट है गोर्बेचोव अपॉइंटमेंट एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ सीपीएसयू, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की। उसके बाद है इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान। नेक्स्ट है CSCE मीटिंग फॉर फॉर्मली एंडिंग द कोल्ड वॉर। तो इनका हमें क्रोनोलॉजी बतानी है। तो जो न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स थे ये हुए थे 1945 से 1948 तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा CPSU, जो गोर्बेचोव अपॉइंटमेंट हुई थी सेक्रेटरी जनरल, तो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 1985 में, और ये सेक्रेटरी जनरल 1991 तक रहे थे। ठीक है, ये लास्ट लीडर थे कम्युनिस्ट जो USSR था उनके। ठीक है, उसके बाद रशिया की फॉर्मेशन हो गई थी 1991 में, जब कोल्ड वार एंड हो गया था। तो ये उनके लास्ट सेक्रेटरी जनरल, मतलब USSR के जो उस टाइम पे पार्टी थी तब वो लास्ट लीडर थे USSR के। उसके बाद है नेक्स्ट है, ये तो सभी को पता होगा, ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई थी ये 1979 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद है CSCE फॉर फॉर्मली एंडिंग द कोल्ड वॉर, ये वाली मीटिंग हुई थी 1991 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्रोनोलॉजी क्या होगी? ए, फिर उसके बाद है CBD। ओके, ए ऑप्शन बन गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम।
नेक्स्ट है ये मैच द फॉलोइंग फिर आ गया। इसमें कुछ ट्रीटीज़ दी हुई हैं और उसके साथ में उनकी ईयर्स दी हुई है। पहली है CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, नेक्स्ट है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जिसे हम स्टार्ट भी बोलते हैं, जो स्टार्ट 1। उसके बाद है स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी जो शॉर्ट नाम से है, ठीक है। तो इनका ईयर हमारी हो जाएगी, जो CTBT है वो 1996 में फॉर्मुलेट हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो ABM ट्रीटी है, वो 1972 की ट्रीटी है। और उसके बाद है 1972। उसके बाद है स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ये वाली ट्रीटी हुई थी 1991 की है ये, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं है, सॉरी गलती से हो गई थी। उसके बाद है स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी जो शॉर्ट ट्रीटी है वो 2002 में हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बन जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996, मतलब A का 4। तो A का 4 A की ऑप्शन में है, C ऑप्शन में, तो हम देख लेंगे। और जो CTBT है लाइक, और जो ये शॉर्ट है स्टार्ट TT है, इनकी तो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ज़रूर याद रखें आप, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट करते हैं हम। उसके बाद है When did PV नरसिम्हा राव अनवील द लुक ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है वो हमने कब स्टार्ट की थी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे उन्होंने कब अनाउंस की थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा इन सिंगापुर थ्रू हिज लेक्चर इन द September 1994। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जनवरी 1992 व्हेन द इंडिया बिकम सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान, की इंडिया जब सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना था आसियान का तब की थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1995 ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज़ एलिवेशन एज अ फुल डायलॉग पार्टनर, कि जब फुल डायलॉग पार्टनर बना था इंडिया तब की थी। उसके बाद है MEA की रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसके अंदर। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा जो सिंगापुर के अंदर लेक्चर्स हुए थे उसके अंदर हमने जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें उसे हमें अनवील किया था, उसे हमें अनाउंस किया था, ठीक है। क्योंकि हमने LPG रिफॉर्म्स किए थे और उस टाइम पे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी लाइक फ्लाइंग बीज की तरह इतनी तेज़ी से बढ़ने लग रही थी, तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था और 1994 में किया था, सितंबर 1994। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ UN कमेटी मीन्ड फॉर इंस्पेक्टिंग प्लेसेस इन द इराक फॉर फाइंडिंग द न्यूक्लियर वेपन ड्यूरिंग सद्दाम हुसैन रिजीम। सद्दाम हुसैन रिजीम के टाइम पे जो UN ने कमेटी बनाई थी तो उसके हेड कौन थे जो कि न्यूक्लियर वेपन को इंस्पेक्ट करने के लिए वहाँ पे मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए गई थी कि वहाँ पे है कि नहीं। पहला ऑप्शन है हमारा MJ मिलर, नेक्स्ट है हैंस ब्लिक्स और नेक्स्ट है मोहम्मद महाथिर, देन M बोआजीजी। तो इसका आंसर होगा हमारा हैंस ब्लिक्स। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स में 4 से 5 बार देख लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर माइंड में रखें। और जो ये हैंस ब्लिक्स थे ये उस टाइम पे उससे पहले मतलब जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट हुई थी उससे पहले IAEA के हेड रह चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद में इन्हें फिर वहाँ पे भेजा था इंस्पेक्शन के लिए, बट उस टाइम पे कुछ मिला नहीं था, वो तो सब आप जानते हो। देन हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नोशन ऑफ जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट, कि जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इसके ऑप्शन है हमारे मोरारजी देसाई, नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट है हमारा लाल बहादुर शास्त्री, देन इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोरारजी देसाई। हमारे मोरारजी देसाई जो PM थे उन्होंने जो जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन जनवरी 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर डिस्क्राइब्ड एज एक्सेस ऑफ इविल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। एक्सेस ऑफ इविल बाय द US प्रेसिडेंट, जो US प्रेसिडेंट थे बुश, उन्होंने 2002 के अंदर कौन सी कंट्रीज़ हैं उन्हें एक्सेस ऑफ इविल कहा था, ठीक है। पहला आंसर है ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड इराक,
थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान एंड सीरिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है सीरिया, ईरान एंड इराक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड इराक। इन कंट्रीज़ को जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक्सिस ऑफ इविल अनाउंस किया था, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला आता है फॉलोइंग द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, ओके वर्ल्ड वॉर वन है, मैंने WW1 लिखा था। उसके बाद लिबरल इंटरनेशनलिस्टिक सोट टू एंड वॉर, ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि लिबरल इंटरनेशनलिस्ट थे, वो चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर वन है उसका एंड हो जाए, ओके। दे हेल्ड दैट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड वॉज इम्परमिशिएबल। ये स्टेटमेंट तो कुछ गलत लग रही है हमें, ठीक है, कि ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि जो राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड का है, जो राइट है वो तो दे दिया गया था, ये इम्परमिशिएबल नहीं था, ठीक है। उसके बाद है दे आर कन्विंस दैट सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर वुड गिव वे टू कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दे ऑल्सो हेल्ड दैट डिप्लोमेसी वुड बी रिप्लेस बाय कॉन्सेंट, कि डिप्लोमेसी की जगह कॉन्सेंट आपस में जो कंट्रीज हैं उनकी कॉन्सेंट होगी तो वॉर नहीं होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक है। जो हमारा सेकंड बी आंसर है वो हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इन द वेक ऑफ 9/11, ओह सॉरी इसका क्वेश्चन शायद स्लाइड डिलीट हो गई, आई एम सॉरी। इसका क्वेश्चन ये था कि इंडिया जो यूएस है उसने इंडिया के ऊपर से सैंक्शंस कब हटा दिए थे, ओके। तो इसका पहला ऑप्शन आता है इन द वेक ऑफ 9/11, कि 9/11 के जब 9/11 का अटैक हुआ था तब हटाए थे। उसके बाद है एट द टाइम ऑफ यूएस अटैक ऑन इराक इन मार्च 2003, सेकंड ऑप्शन ये है। उसके बाद है ऑन द ईव ऑफ इनाग्रेशन ऑफ द बुश इन द सेकंड टर्म इन जनवरी 2005, की जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ था तब। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इन सितंबर 2005 ड्यूरिंग द 60th यूएन जनरल असेंबली मीट, की जो 60th यूएन जनरल असेंबली मीट हुई थी उसके अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जब यूएस के ऊपर जो अटैक्स हुए थे 9/11 के, उसके बाद यूएस को लगा था कि टेररिज्म एक सच में ग्लोबल वो है, प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मिलके हम काउंटर टेररिज्म चलाएंगे। इंडिया का जो वेपन टेस्ट है वो इंडिया ने टेररिज्म की वजह से ही किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकमिंग एक्नॉलेज न्यूक्लियर पावर, कि जो इनमें से कौन सा सही ऑर्डर होगा जब इन जो ये वीटो पावर स्टेट्स हैं इन्होंने न्यूक्लियर पावर ली थी, ठीक है। तो पहला आएगा अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस एंड चाइना। बी ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना। सोवियत यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना एंड फ्रांस। नेक्स्ट है अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट इसका जो अमेरिका ने है सबसे पहले 1945 में न्यूक्लियर पावर बन गया था अमेरिका, ठीक है। उसके बाद है सोवियत यूनियन, वो 1949 में एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। देन ब्रिटेन ने 1952 के अंदर न्यूक्लियर पावर बन गया था। उसके बाद है फ्रांस 1960 में बन गया था। एंड देन चाइना 1964 के अंदर बना है, ठीक है। सबसे लास्ट में चाइना है। और जैसे ही मतलब चाइना बन गया उसके बाद इन्होंने एनपीटी को ड्राफ्ट कर दिया था ताकि और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर पावर ना लें, ठीक है। उसके बाद है इंडिया हैड साइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कि इंडिया ने कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की हुई है। पहला है फ्रांस, रशिया, ईरान, साउथ अफ्रीका। देन नेक्स्ट इज चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना। नेक्स्ट आता है हमारा क्या है इसके अंदर, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड तंजानिया। नेक्स्ट है वियतनाम, सेशेल्स एंड मंगोलिया एंड सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, इनके साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
का एग्रीमेंट है वो साइन कर रखा है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर बहुत चीज़ें आती हैं, जिसमें पहली आती है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट है उसके अंदर, जैसे हमारे लीडर विजिट करते रहेंगे एक दूसरे की कंट्री को, और इकोनॉमिकली भी हम एक दूसरे की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि किसी भी टाइप के एक दूसरे के कोई भी इशू हो गया एक कंट्री का, तो उसके अंदर हम इन बिना किसी बात के इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, ये आता है, ठीक है। उसके बाद है रेगुलर हाई लेवल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशंस की, जो रेगुलरली पॉलिटिकल्स और जो मिलिट्री की जो मीटिंग्स होती रहती हैं वो हम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। आसियान के साथ भी हमने किया हुआ है। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द, ये यहाँ पे ऑप्शन आसियान है, ओके, विद रिगार्ड टू द इंडिया एंड आसियान, की इनमें से इंडिया और आसियान के बारे में हमने स्टेटमेंट देखनी है और कौन सी करेक्ट है वो बतानी है। इंडिया बिकम द सेक्टोरल पार्टनर ऑफ आसियान इन 1992, कि इंडिया सेक्टोरल पार्टनर बन गया था 1992 में, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली डायलॉग इज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन आसियान एंड इंडिया, ये बिल्कुल गलत है, ये उस पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू पे नहीं था। देन नेक्स्ट है इंडिया बिकम डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान इन 1996, ये बिल्कुल ठीक है। पहले जो सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर था हमारा, उससे हम फुल फ्लेज डायलॉग पार्टनर 1996 में बने थे। उसके बाद है इंडिया बिकम समिट लेवल पार्टनर इन 2000, ये भी गलत है, क्योंकि समिट लेवल पार्टनर हम 2002 में बने थे। एक मिनट, ओके 2002, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सार्क, कि सार्क के बारे में हमें स्टेटमेंट देने, मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है उसके अंदर, मेरे जो लास्ट क्लासेस हैं उसके अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एंड रशिया आर ऑब्जर्वर, ये स्टेटमेंट गलत है हमारी। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ऑब्जर्वर स्टेट हमारे कौन कौन से हैं सार्क के, ठीक है। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव डिफेंस अमंग द मेंबर, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डिफेंस के लिए सार्क कभी नहीं बना, और हमने इंडिया ने कोई ऐसा डिफेंस का भी एग्रीमेंट नहीं किया है जिसके लिए हम डिफेंस के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करें। इंडिया बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क ट्वाइस, ये बिल्कुल सही है। आप एक चीज़ और कमेंट में बताएंगे कि हमारे जो 2 सेक्रेटरी जनरल सार्क के बने थे इंडिया से, उनका नाम क्या क्या है। उसके बाद है द सेकंड समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सी एंड डी ऑप्शन, ये हमारा दिया हुआ है सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियाज लिंक वेस्ट पॉलिसी इज एन अटेम्प्ट टू रिकनेक्ट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो लिंक वेस्ट पॉलिसी है वो हमारा है जो सेंट्रल और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्ट मौसम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ फॉर द मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिया का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मौसम। देन नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन राहत वॉज कंडक्टेड बाय इंडिया टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम लीबिया, ये बिल्कुल गलत है। लीबिया से ये ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन राहत है वो यमन से जो इंडियन हमने रेस्क्यू किए थे वहाँ का है 2015 के अंदर, ओके। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बिकम मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है, इंडिया मेंबर है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और ये 2017 में। मैंने ये सारे क्वेश्चन लगभग कवर करवा रखे हैं अपने लेक्चर्स में, आप जाके लेक्चर्स को ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल डाटा है वो ज़रूर कवर करवा रखा है वहाँ पे। चूज़ द फॉलोइंग तो इनमें से हमें करेक्ट बताना है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके, बी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, ठीक है। इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, कि इनमें से कौन सा पार्ट है वो ग्लोबल कॉमन्स का नहीं है। 5 ग्लोबल कॉमन जो हमने एक्नॉलेज किए हुए हैं, तो पहला है द हाई सी, ये बिल्कुल है। उसके बाद है द क्लाइमेट सिस्टम, और जिसे एटमॉस्फेयर भी बोल देते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल है जो ग्लोबल कॉमन्स में आता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा द डीप ओशन फ्लोर्स,
ये भी बिल्कुल ट्रू है। देन आर्केटिक रीजन, ये नहीं है, ये हमारा ग्लोबल कॉमन्स में नहीं आता, क्योंकि आर्केटिक रीजन है वो कई जो कंट्रीज हैं उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ रहा है, तो ये आर्केटिक रीजन है वो ग्लोबल कॉमन्स के अंदर काउंट नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द लीडर ऑफ विच लीडर ऑफ द USSR इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इनमें से कौन से लीडर थे जिन्होंने पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस दी थी? ठीक है, मिखेल गोर्बाचोव, देन नेक्स्ट एन क्रुश्चेव, देन एल ब्रेजनेव, देन जोसेफ स्टालिन। तो स्टालिन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो वेस्ट के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा एन खुरेश्चेव। ठीक है, क्योंकि ये जो थे इन्होंने मतलब वेस्ट के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस को माना है, और इन्होंने स्टालिन को भी बहुत ज़्यादा कॉन्डेम किया है कि जो स्टालिन है उन्होंने लाइक वो एक टायरेंट थे, इस टाइप से इन्होंने बहुत स्टेटमेंट दी है। ठीक है, और जो 1956 की मीटिंग हुई थी पार्टी कांग्रेस की, उन्होंने स्टालिन पे मतलब बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए, उन्हें ब्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि स्टालिन एक मर्डरर है, टायरेंट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर फ्रांसिस फुकुयामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कोल्ड वॉर की इवेंट से एसोसिएटेड। ठीक है, इनकी बुक थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंदर इन्होंने क्या मेंशन किया है वो हमें बताना है। ठीक है, एंड ऑफ हिस्ट्री से इनका मीनिंग क्या है? तो पहला है द वर्ल्ड है, सॉरी वुड नहीं आएगा, वर्ल्ड आएगा। नो लॉन्गर बी अनफोल्डिंग इवेंट, कि वर्ल्ड के अंदर कोई अनफोल्डिंग इवेंट नहीं होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट वुड सीज टू एग्जिस्ट एट द ग्लोबल लेवल, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद है आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल हैज़ केम टू एन एंड, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा है कि जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल चल रहा था कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की वजह से, एक तरफ कम्युनिस्ट थे, एक तरफ USSR के लिबरलिस्ट थे, और उनकी लिबरल जो ट्रेडिशन चल रही थी, ठीक है, और जो कम्युनिस्ट को कंडेम करते थे, वो कहते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल दोनों कंट्रीज़ के बीच में चल रहा था, जो वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बट रहा था, वो अब बिल्कुल एंड हो गया है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल एंड हो चुकी है। अब जो रहेगी ओनली लिबरल वर्ल्ड रहेगा, जो कि US से डोमिनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद है आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल वुड बी वेज्ड विद न्यू ईयर, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द रीनेमिंग ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी EC टू द यूरोपियन यूनियन रिजल्टेड फ्रॉम द साइनिंग ऑफ। इनमें से कौन सी ट्रीटी में जो यूरोपियन कम्युनिटी है उसका नाम यूरोपियन यूनियन कर दिया गया था? पहला है maastricht ट्रीटी, देन नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ रोम, देन द लिस्बन ट्रीटी, देन ट्रीटी ऑफ नीस। तो इसका आंसर होगा maastricht ट्रीटी, जिसका ऑफिशियल नाम भी यही था कि द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992 की जो ट्रीटी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम, जो APEC है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, वो हमें बतानी है। इज पार्ट ऑफ अ मोर जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स द रीजनल ब्लॉक्स, ये ट्रू है। उसके बाद है अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड GDP, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। देन हैज़ मेंबर स्टेट विच इंक्लूड अथॉरिटेरियन रिजिम एज वेल एज डेमोक्रेसी, ये भी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट ऑल ऑफ ट्रू, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेटर्जी व्हाट डज मैड स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसके अंदर ये वाली टर्म है, ये दे रखी है। पहला है मिसाइल आर डेंजरस, ये गलत है, बहुत फनी सा लग रहा होगा। देन नेक्स्ट इज मैमल आर डूम्ड, ये भी गलत है। देन मेक अमेरिका डाई, ये भी बिल्कुल गलत है। देन है हमारे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने इसमें ऑप्शन बहुत ही लाइक फनी टाइप में है ना। उसके बाद है व्हाट डज रेज एंड डिटेड मीन्स, ये स्टेटमेंट तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी कि रेज एंड डिटेड क्या होता है। ठीक है, तो पहला आएगा द नेशनल इंटरेस्ट, नेक्स्ट है द स्टेट ought टू एक्ट रीजनली एट द ऑल टाइम्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिटीजन नीड टू बी गिवन वेरी गुड रीजन फॉर ओबेइंग द स्टेट। नेक्स्ट है सिटीजन शुड कंज्यूम एज मैनी रीजन एज पॉसिबल फॉर द गुड एंड हेल्दी लाइफ, ये तो बहुत गलत है।
क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के अंदर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। ये भी बिल्कुल गलत है हमारा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो नेशन इंटरेस्ट है उसके लिए हम काम करेंगे, जो नेशन कहेगा उसके लिए हम करेंगे। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो नेशन इंटरेस्ट पे ही चलती है, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। IORARC का इंडिया मेंबर है। देन है IORARC हेल्प्स बेटर रिलेशन विद द पाकिस्तान। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। देन उसके बाद है इट डिफाइंस द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भी बिल्कुल सही है। उसके अंदर जो EEZ है हमारी उसको डिफाइन किया हुआ है। देन है इंडियन ओशियन हैज़ नो सी पायरेसी। ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। देन इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बन जाएगा 1 और 3। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम। ओके, हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मैंने लास्ट स्लाइड में जो हमारे जो आंसर्स हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। और इसका PDF में जो हमारे टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका मैं लिंक दे दूँगी, उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है उसमें जाके देख लीजिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर करवाए हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने 20 क्वेश्चंस कवर करवा रखे हैं, इसी पे ही जो लास्ट ईयर आ चुके हैं। सेकंड पे मैंने 10 क्वेश्चन कवर करवा रखे हैं और थर्ड पे भी मैंने थर्ड या फोर्थ पे मैंने 10 और करवा रखे हैं, ठीक है। कौन से हैं पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो टोटल हमारे क्वेश्चन 50 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आप जाके वीडियोस को देख लीजिए और एक रिवीजन भी हो जाएगा आपके उसके साथ में। और इसी के साथ में मैं क्लास को एंड करती हूँ अभी। थैंक यू ऑल।